हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए प्रकार के सवाल, जिसमें से आपको क्या है कि बेसिक तरीका और उसका शॉर्ट तरीका दोनों पढ़ाया जाएगा। बेसिक तरीका भी आपको पढ़ाया जाएगा कि ये सवाल कैसे बनता है, और उसका ट्रिक तरीका भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आप सवाल का आंसर सिर्फ और सिर्फ देख करके 2 सेकंड के अंदर बता देंगे। क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल है जिनको आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे उसका देख करके आंसर बता सकते हैं। लेकिन आपको उसका बेसिक तरीका आना जरूरी है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये बात जरूरी है, आप लोगों को पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो इस तरीके के सवाल आते हैं, आपको सेट पेपर में देखने को मिलते होंगे सभी लोगों को। जैसे मान लो मैं कोई एक सवाल ले लेता हूं, मान लो जैसे मैंने ले लिया कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 करके ये अनंत तक जाता है। मान लो इस तरीके से चला जाता है अनंत तक, ऐसा दिए। जैसे ऐसा सवाल आता है तो आप उसे कैसे करते हैं, तो आप इसे जब आप देखेंगे आपका सवाल आएगा, आप इसका आंसर तुरंत ऐसे बता देंगे कि 3 होगा। आप देखेंगे सवाल को बता देंगे कि इसका आंसर 3 होगा, पर लेकिन किस तरीके से होगा तो आपको देखना। जैसे मैं पहले आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि आप कैसे करना है इस सवाल को। जैसे ही मान लो इस तरीके का सवाल आता है और बीच में क्या दिए है, प्लस दिए है, सबके बीच में प्लस दिए, या तो प्लस प्लस दिए होगा या तो सिर्फ माइनस माइनस दिए होगा, या तो प्लस, केवल एक ही चीज देगा। तो जैसे मान लो इसमें प्लस प्लस दिए है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी हुई है आपको वो संख्या लेनी है और उस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनके बीच में अंतर 1 हो। जैसे मान लो यदि यार मैं आपसे बोलूं कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनके बीच में अंतर सिर्फ 1 हो, तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे 2 और 3, आपने 6 के गुणनखंड कर दिए 2 और 3, इनके बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस 1 का। जब आपने किया तो क्या निकला, इनके बीच में अंतर 1 का निकला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीधे क्या करना है, जब भी आप इस तरीके गुणनखंड करते हैं तो आपने क्या देखा कि इसके गुणनखंड 3 गुणे 2 आए, तो जो बड़ी संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। जैसे मान लो 3 गुणे 2 आया तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसे देखेंगे जब पेपर में आएगा आपका सवाल, आपने देखा कि 6 6 दिए, 6 के गुणनखंड ऐसे जिनके बीच में अंतर सिर्फ 1 हो, 3 और 2 होता है तो बड़ी संख्या 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब यदि अगर मैं बात करूं आपका, यदि यार इनके बीच में जैसे ये सवाल आया आपने तुरंत आंसर बताया 3 होगा। यदि यार इनके बीच में माइनस दिए होता, यदि यार माइनस दिए होता तब क्या होता है, जब माइनस दिए होता है तब छोटी संख्या इसका आंसर होती है, मतलब छोटा गुणनखंड इसका आंसर होता है। अब ये निकलते कैसे, इसका बेसिक तरीका क्या है, इसका हल करने का बेसिक तरीका बताता हूं मैं आपको। आपने तो देख करके उसका आंसर तुरंत बता दिया, जैसे जब भी सवाल आएगा आप तुरंत उसका आंसर बता देंगे। आपने ऐसे 2 गुणनखंड करे उसके जिनके बीच में अंतर हो, यदि यार प्लस दी है तो बड़ा गुणनखंड उसका आंसर होगा, यदि यार माइनस दी है तो छोटा गुणनखंड उसका आंसर होगा। अब इसे करते किस तरीके से, मान लो जैसे ये सवाल को मैं बेसिक तरीके से करूं, ऐसा होता है यदि यार इसका आंसर 3 आता है, माइनस होने पे 2 आता है, तो क्यों आता है। जैसे मान लो मैं इसके बराबर, जैसे मेरा सवाल मैंने मान लिया कि ये जो पूरा दिए हुए है सवाल, इसके बराबर मान लो ये x के बराबर है, मैंने मान लिया कि ये x के बराबर है, ठीक। अब यदि यार मैंने इसको x के बराबर माना है, तो यदि मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो मेरा क्या निकल के आएगा, पहला रूट हट जाएगा, प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने इतना किया तो इसका मान किसके बराबर है, मैंने क्या माना था, ये माना था मैंने कि x के बराबर है। ये क्या दिया था, अनंत तक दिया था, और यहाँ पे क्या दिया है, ये भी अनंत तक दिया है, तो इसका मान क्या होगा, x के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, 6 प्लस इसकी जगह मैंने पूरा मान लिया x, क्योंकि ये भी अनंत तक है और वो भी अनंत तक था, तो मैंने इसको x का माना, तो मेरा बराबर में कितना आया, x स्क्वायर आया। जब मैंने इसे हल किया तो मेरा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर का 0। अब मैं ये मेरा 2 घात समीकरण बन गए। अब मैं इसे हल करूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x
माइनस का 6 बराबर का 0 हुआ। फिर मैंने जब x कॉमन किया इसमें तो x माइनस का 3 आया। जब मैंने इसमें 2 कॉमन किया तो मेरा x माइनस का 3 आया बराबर 0 है। तो अब दोनों में x माइनस 3 है तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 कॉमन कर लूंगा। जब मैंने x माइनस 3 कॉमन किया तो मेरा इधर क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा, 2 बचा। तो मेरा कितना बचा, x, और इसमें क्या बचा, +2 बराबर 0। तब मेरा x का मान कितना होगा, 3 और -2। तो माइनस में हमें नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस में लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है इसका बेसिक तरीका हल करने का। यदि हमें सवाल का आंसर निकालना है तो हम इस तरीके से करते हैं, पर लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए। पर पेपर में हल करते समय आपको इसका यूज नहीं करना, आपको सीधे क्या करना है, आप इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनके बीच में अंतर 1 हो। तो आपने किया 3 और 2, तो जो यदि यार प्लस दिए है तो बड़ी संख्या उसका आंसर होगी, यदि यार माइनस दिए है तो छोटी संख्या उसका आंसर होगी। अब जैसे मान लो मैं दूसरा सवाल लेता हूं कोई, मैं जैसे मान लो मैंने ये सवाल ले लिया, कोई भी सवाल आए इस तरीके से आप उसे आसानी से सिर्फ देख करके उसका आंसर बता देंगे। जैसे मान लो मैं ये सवाल ले लूं कि √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 करके ये दिए है मान लो अनंत तक, इस तरीके से इसका आंसर पूछा। तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच में अंतर 1 हो। तो आपने किया गुणनखंड, इसके क्या होंगे, 4 और 3, 4 और 3 होंगे। आपने देखा कि माइनस दिया, इसका मतलब छोटा वाला गुणनखंड इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर की मैं बात करूं तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसका आंसर 3 निकल के आएगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। अब यदि जैसे मैंने आप लोगों को यह बताया कि इनके बीच में क्या करते हैं, आप ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनका बीच में अंतर कितना हो, 1 हो। अब यदि कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तब आप क्या करेंगे, यानी कि कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका गुणनखंड ऐसा नहीं हो सकता जिनके बीच में अंतर 1 हो, तब आप क्या करेंगे। जब इस तरीके का सवाल आएगा तब आप क्या करेंगे, देखना। जैसे मान लो जो मैंने बताया कि जिसके गुणनखंड हो सकते हैं ऐसे जिनके बीच में अंतर 1 हो, आप उसका आंसर तुरंत देख के बता देंगे। यदि प्लस में दिए है तो बड़ा गुणनखंड उसका आंसर होगा, यदि अगर माइनस में दिए है तो छोटा गुणनखंड उसका आंसर होगा। अब यदि अगर ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते किसी के, जैसे मान लो कि मैं बात करूं, मैं सवाल ले लेता हूं, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट, जैसे मान लो ये सवाल आ जाता है। अब 5 के तो आप गुणनखंड नहीं कर सकते, तब आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जब आप जिसकी गुणनखंड नहीं कर सकते तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप तुरंत आंसर उसका बताएंगे। और उसका जब इस तरीके का सवाल आता है तो उसका विकल्प किस तरीके से दिया होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो जैसे √5 दिए प्लस दिए, तो जब प्लस दिए है तो हम √5 के गुणनखंड नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, 5 से आगे की तरफ जाएंगे, 5 से आगे की तरफ जाएंगे और ऐसी संख्या में पहुंचेंगे जिसके ऐसे गुणनखंड हम कर सके जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो जब मैं 5 के नहीं कर सकता तो 5 से आगे जाऊंगा। मैंने देखा 6 देखा मैंने, तो 6 के मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे गुणनखंड कर सकता हूं जिनके बीच में अंतर 1 हो। मैं क्या करूंगा, 6 के गुणनखंड कर दूंगा 3 और 2, उनके बीच में अंतर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। मैं क्या करूंगा, जब प्लस दिए होता है तो जब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते तो मैं और आगे जाऊंगा। मैंने लिया 6 के मैं गुणनखंड कर दूंगा तो मेरे कितने होंगे, 2 और 3 निकल के आएंगे मेरे इसके गुणनखंड। जब 2 और 3 निकल के आएंगे इसके गुणनखंड, तब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। और इसी तरीके का विकल्प मिलेगा आपको पेपर में देखने के लिए। जब भी ऐसा सवाल आता है जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, उस यदि प्लस दी है तो उसके आगे जाना है और आगे ऐसी संख्या पे पहुंचता है जिसके आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो मैं और आगे गया, मैंने देखा 6 के ऐसे मैं गुणनखंड कर सकता हूं, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, जो गुणनखंड मैंने किए उनके बीच में निकल के आएगा। और आपको ऐसा ही विकल्प देखने को मिलेगा 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच। इस तरीके से
आपको विकल्प देखने को मिलेगा और ऐसा ही विकल्प आता है। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर होगा, मैंने पता कर लिया। अब यदि यार इसे आप बेसिक तरीके से हल करना चाहें तब भी आप कर लेंगे। देखना, जैसे मान लो मैं इसे बेसिक तरीके से हल करना चाहूँ, मैंने ये तरीका बता दिया कि आपको जब भी ऐसा सवाल दिए हो आपको आगे जाना है प्लस दिए। यदि अगर माइनस दिए हो, यदि यहाँ पे माइनस दिया होता तब आप क्या करते, आपको पीछे जाना है उसके, आप उसके पीछे जाएंगे और पीछे जाके देखेंगे ऐसी संख्या जिसके आप गुणनखंड कर सके और उन गुणनखंडों के बीच में एक का अंतर। जैसे मान लो मैं इसी सवाल में ले लूं कि यहाँ पे माइनस माइनस दिए होता, माइनस दिए होता ऐसे, तब आप क्या करते, माइनस दिए होता तब आप क्या करते। तो आपको क्या करना है, 5 के आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। आप 5 के पीछे जाएंगे 4 के ऐसे गुणनखंड नहीं हो सकते जिनके बीच में अंतर हो। फिर आपने देखा 3 के भी नहीं हो सकते क्योंकि 4 के क्या हो सकते हैं, 2 गुणे 2, उनके बीच में अंतर 1 नहीं है। 3 के क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 3, इसके भी अंतर 1 नहीं है। आप और पीछे जाएंगे 2 आपने 2 के देखा, आप 2 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 1 जिनके बीच में अंतर 1 का। इसका मतलब आप पहुंच जाएंगे 2 पे, 2 पे जाएंगे आप 2 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं जिनके बीच में अंतर 1 है, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। आपको इसी तरीके का विकल्प देखने को मिलेगा पेपर में। जब आप हल करेंगे सवाल को तो आपको इस तरीके का विकल्प देखने को मिलेगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप उसके गुणनखंड कर सके या ना कर सके तब भी आप उसका आंसर तुरंत आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो मैं इसे क्या करूं, जो मैंने सवाल लिया था कि 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 इस तरीके से। तो जैसे मान लो मैं इसे बेसिक तरीके से हल करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको बराबर में x मान लूंगा। मैंने मान लिया कि ये x के बराबर है, मैंने x के बराबर मान लिया और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब मैंने वर्ग किया तो मेरा कितना होगा, 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 बराबर का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया। तो ये किसके बराबर है, ये भी अनंत तक है और ये भी अनंत तक था, तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 प्लस x बराबर x² हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसे x² माइनस का 5 बराबर का 0 ले लिया। जब मैं इसे हल करूंगा तो ऐसे तो खंड में इसके कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र से इसे निकालना पड़ेगा। श्रीधराचार्य सूत्र से निकालना पड़ेगा। वो होता क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप जब इसमें मान रखेंगे तो आप निकालेंगे कि इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच आएगा, 2 एवं 3 के बीच आएगा। जैसे मान लो रखते हैं हम लोग, मान निकाल के रखते हैं, देखना किस तरीके से आएगा। जब हमने मान निकाल के रखा इसमें, तो इसमें a मेरा कितना हुआ, 1 हुआ, b मेरा कितना हुआ, -1 हुआ, c मेरा कितना हुआ, -5 हुआ। मैंने क्या किया, उठा के इनको इसमें रख दिया। जब मैंने रखा -1 और -b तो कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ, फिर प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, -4ac होता है तो ये माइनस है, -5 है तो ये कितना हो जाएगा, जब -4ac करूंगा तो +4ac यानी कि 4 पंचे 20 हो जाएगा प्लस का, अपॉन 2a होता है यानी कि 2 गुणे 1 करूंगा तो मेरा 2 ही आएगा। तो ये कितना हुआ, 1 प्लस माइनस √21/2। जब मैं इसे मान लो मैं प्लस ले लेता हूं, मैंने प्लस ले लिया तो मेरा कितना निकल के आ गया, जब मैं प्लस लूंगा, क्योंकि माइनस लूंगा तो मेरा ऋणात्मक मान आएगा, मुझे चाहिए धनात्मक मान, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लूंगा। तो प्लस मैंने लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस √21/2। तो ये कितना हुआ, 1 प्लस, अब √21 का मान क्या होता है, लगभग शायद 4.3 के आसपास होता है, 4.3। अब मैंने ले लिया /2, ये कितना हुआ, 5.3/2 किया मैंने। अब मैंने जब भाग दिया इसे तो कितना हुआ, ये 2 दूना 4, 2 छक्का 12, तो मेरा क्या निकल के आया, 2 एवं 3 के बीच निकल के आया।
एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं देता है कभी, आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। विकल्प आपका ऐसे दिए होगा 2 एवं 3 के बीच, यदि अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी तब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। पर लेकिन आज तक कभी ऐसा सवाल नहीं आया है कि उसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी हो आपसे, वो ऐसा ही विकल्प दे के पूछता है हमेशा। तो जब भी ऐसा विकल्प दे के पूछेगा सवाल, आप उसे आसानी से तुरंत 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे। अब चलते हैं और किस तरीके के सवाल बनते हैं देखना, अंडर रूट पर आधारित इसी तरीके के बड़े बड़े सवाल आप देखना कैसे आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लो मैं ले लूं सवाल और सवाल ले, जब मान लो इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर देंगे प्लस और माइनस में, चाहे उसके गुणनखंड हो सके चाहे ना हो सके, आप उसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे मान लो सवाल इस तरीके का आता है, अंडर रूट मान लो ये दिए है 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 डॉट, इसका मान निकालिए। मान लो इस तरीके दे दिया गुणे में, इस तरीके से दे दिया। अभी तक तो मैंने क्या किया आपको बताया, प्लस में दिए हो माइनस में दिए हो। अब यदि सवाल आता है गुणे में, तो जब भी गुणे में सवाल आता है तो इसका आपको कुछ नहीं करना, जो भी अंक दिए आंसर आपका वही होता है, आंसर आपका वही होता है। जैसे मैं इसका करूं तो मेरा आंसर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। यदि यार ऐसे दिए हो अंडर रूट मान लो 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डॉट 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 डॉट, तो आपको क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका वही 6 का 6 आप इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, जब अनंत तक दिया होता है तो सीधे वही आंसर होता है। अब क्यों होता है ये, यदि यार आप ये बात करो कि यदि यार 5 होता है तो क्यों होता है। जैसे मान लो मैं ये किया कि मेरा 5 होगा इसका आंसर, तो क्यों होगा 5। तो जैसे मैं क्या करूं, इसे हल करूं, मैंने मान लिया कि ये मेरा x के बराबर है, मैंने मान लिया कि x के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। तो मेरा कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसी तरीके से डॉट डॉट, मेरा कितना हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, इसका मान मेरा किसके बराबर है, x के बराबर है, क्योंकि ये अनंत तक दिए और ये भी अनंत तक दिए, तो ये मेरा x के बराबर है। तो मेरा कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा x बराबर मेरा x स्क्वायर है। तो मेरा x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। मैंने x का कॉमन कर लिया तो मेरा x माइनस 5 आएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, 0 होगा या तो 5 होगा। तो इसमें 0x का मान हो नहीं सकता, इसलिए x का मान कितना होगा, x बराबर का 5 होगा। इसीलिए क्या करते हैं, आपको हल नहीं करना है, सीधे तुरंत डायरेक्ट आंसर बताना है। जब भी इस तरीके सवाल आता है आप तुरंत क्या करेंगे, सीधे इसका आंसर 5 होगा, आप कुछ भी हल नहीं करेंगे, इसे सीधे